हेलो एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 21 से आज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाउ आर चिल्ड्रेन अंडरस्टूड इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम। मतलब एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार समझा जाता है। पैसिव बीइंग्स की तरह, निष्क्रिय प्राणी के रूप में, या फिर मिनिएचर एडल्ट्स, छोटे वयस्कों के रूप में, या फिर एज बीइंग बोर्न एविल हु हैव टू बी सिविलाइज्ड, ऐसे दुष्ट जीव के रूप में जो कि सभ्य बनाने की जरूरत है। एज बीइंग बोर्न विद द क्यूरियोसिटी टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, अपनी पर्यावरण को समझने की उत्सुकता लिए हुए। इनमें से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम है ये किस चीज पर बात करता है? पहली चीज तो बच्चे जो है वो एक्टिव लर्नर है। बच्चे क्या है? एक्टिव लर्नर है। इसके अलावा इनके अंदर अपने इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करने की, अपने इन्वायरमेंट को समझने की क्यूरियोसिटी होती है। तो ये क्या है? ये सारी कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम में आते हैं। तो पैसिव बीइंग्स गलत है, मिनिएचर एडल्ट्स भी नहीं है, एज बीइंग बॉर्न विद नहीं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एज बीइंग बॉर्न विद द क्यूरियोसिटी टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, संसार को या फिर अपने पर्यावरण को समझने के लिए उत्सुकता लिए हुए, इस तरीके से इनका बच्चों का जन्म होता है। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चिल्ड्रंस फेल्योर इज करेक्ट। बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? चाइल्ड्स फेल्योर कैन ऑलवेज बी एट्रीब्यूटेड टू जेनेटिक डिफेक्ट्स। मतलब कि बच्चों की जो भी असफलता होती है वो सारी उनके आनुवंशिक दोषों की वजह से होती है। मतलब आनुवंशिक दोषों की वजह से उनके अंदर उसका बीजारोपण होता है, जिसकी वजह से वो बच्चों के अंदर आ जाती है। गलत है ये। Child's failure is the reflection of the system's inability to cater to her individual needs. मतलब कि जो बच्चों की असफलता है वो किसकी वजह से होता है? बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखा कर दिया जाता है जब सिस्टम के द्वारा। जब सिस्टम बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखा कर देता है तो यही बच्चों की असफलता का कारण बनता है। ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। थर्ड ऑप्शन क्या था? चिल्ड्रन हुज पेरेंट्स हैव देमसेल्व्स नेवर बीन टू स्कूल आर नॉट इंटरेस्टेड इन द एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन। ऐसे पेरेंट्स, ऐसे माता पिता जो कि कभी स्कूल नहीं गए हैं, वो अपने बच्चों को शिक्षा को लेकर के इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। ये गलत ऑप्शन है, ऐसा नहीं है। चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू marginalized communities are not capable of achieving academic success। ऐसा कोई भी ऑप्शन हो जो बच्चों को नॉट कैपेबल करके शो कर रहा हो तो वो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन होता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, दैट इज चाइल्ड्स फेलियर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द सिस्टम्स इनएबिलिटी टू कैटर टू हर इंडिविजुअल नीड्स। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाउ कैन अ टीचर इनहेंस इफेक्टिव लर्निंग इन हर एलिमेंट्री क्लासरूम। अपनी प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए शिक्षिका क्या कर सकती है? पहला, बाय ड्रिल एंड प्रैक्टिस। मतलब कि अगर उसको अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देना है, इफेक्टिव लर्निंग को बढ़ावा देना है, तो उसके लिए क्या उसको ड्रिल और प्रैक्टिस कराने की जरूरत है? ये बिल्कुल ही, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें इस चीज को बिल्कुल ही नकार दिया गया है। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन हो तो फिर वो रॉन्ग ही होगा, उसको पहले से ही नेग्लेक्ट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है बाय एनकरेजिंग कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर। नहीं, हर बच्चे में अपनी कैपेबिलिटीज होती हैं तो दूसरे बच्चे से कंपटीशन वाली कोई बात नहीं है। बाय कनेक्टिंग द कॉन्टेक्स्ट टू द लाइव्स ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब कि विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके। बिल्कुल, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में यही कहा गया है बच्चों को जो कुछ भी सिखाना है वो उनके जीवन के अनुभवों के, जो भी उनके पूर्व अनुभव हैं उससे जोड़ करके अगर सिखाया जाएगा तो बच्चे आसानी से सीखेंगे। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, दैट इज बाय कनेक्टिंग द कॉन्टेक्स्ट टू द लाइव्स ऑफ द स्टूडेंट्स अ टीचर कैन इनहेंस इफेक्टिव लर्निंग इन हर एलिमेंट्री क्लासरूम। मतलब विषय वस्तु का विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके एक शिक्षिका प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा दे सकती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, अनुपमा, अ साइंस टीचर,
often make linkage in her classrooms with the concepts studying students are studying in mathematics। मतलब कि अनुपमा जो एक साइंस की टीचर है वो अक्सर क्या करती है, अपने क्लासरूम में जो भी कॉन्सेप्ट उसको पढ़ाना होता है उस कॉन्सेप्ट को मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट से जोड़ कर तब समझाती है। तो ये किस तरीके की पेडागोजी में आएगा। अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए गणित की संपत्तियों के साथ संबंध बनाती है, तो इस प्रकार का शिक्षा शास्त्र कौन सा होगा। वुड हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एंड प्रमोट इंटरडिसिप्लिनरी, हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, मतलब कि अधिगम के स्थानांतरण और अंतः विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देगा। टीचर ही ऐसे होते हैं जो कि लर्निंग ट्रांसफर में बच्चों की हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि टीचर का बताया हुआ हर एक चीज बच्चों के आने वाले फ्यूचर में या उनकी स्टडी को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। तो इस वजह से अगर टीचर दूसरे सब्जेक्ट्स को रिलेट करके बच्चों को समझाएगी तो इससे क्या होगा, ट्रांसफर होगा लर्निंग का, और इससे अंतः विषयात्मक मतलब कि अंतः जो विषय है विषय के बारे में उनको अंदर से ज्ञान होगा, उस अधिगम को वो अच्छे से समझ पाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 था वुड हिंडर इन एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, नहीं ये रुकावट नहीं करता है बल्कि प्रमोट करता है नॉलेज को। वुड हिंडर लर्निंग एज इट वुड इंक्रीज द स्टूडेंट्स बर्डन, ये बच्चों के बर्डन को नहीं बढ़ाता है बल्कि बच्चे फिर इसको आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि जो चीज वो पहली कक्षा में अपने पढ़ के आए हैं उसको इस चीज के साथ जोड़ करके वो ज्यादा रिलेट कर पाते हैं और आसानी से सीख जाते हैं। वुड प्रमोट मिसकंसेप्शन अमंग्स चिल्ड्रन, ये भी ऑप्शन गलत है, इससे किसी तरह की कोई भ्रांति बच्चों में नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोसीजर ऑफ राइडिंग अ बाइक, फोल्डिंग लॉन्ड्री एन एक्सपीरियंस ऑफ क्लाइंबिंग अ ट्री एज अ 7 years old इज स्टोर्ड इन। बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया, धुले कपड़ों को तह करने की प्रक्रिया और 7 वर्ष की उम्र में एक पेड़ पर चढ़ने का अनुभव, ये जानकारियां किस स्मृति में संगठित होती हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी या फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी या फिर सेंसरी मेमोरी या फिर वर्किंग मेमोरी। इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा हम मेमोरी को समझ लेते हैं। मेमोरी ये क्या होती है, कोई भी इवेंट की जो प्रीवियस नॉलेज होती है या प्रीवियस इंफॉर्मेशंस होती हैं या प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको स्टोर करने की, रिकॉल करने की या फिर रिकॉग्नाइज करने की जो हमारी मेंटल कैपेसिटी होती है, इसी को मेमोरी कहते हैं। ठीक है, ये पहली डेफिनेशन हो गई। क्या है मेमोरी, क्या है, किसी भी इवेंट का जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, किसी भी चीज का जो हमारे पूर्व अनुभव हैं, उन अनुभवों को स्टोर करने की, संग्रह करने की, रिकॉल करने की, उनको वापस से याद करने की और रिकॉग्नाइज करने की मतलब पहचानने की जो हमारी माइंड की मेंटल कैपेसिटी होती है, इसी को मेमोरी कहा जाता है। मेमोरी क्या है, एक एक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है, एक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है जो कि इंफॉर्मेशंस को क्या करता है, इंफॉर्मेशंस को रिसीव करता है। हमारा माइंड क्या करता है, सबसे पहले किसी भी इंफॉर्मेशन को हम रिसीव ही तो करते हैं, सबसे पहले उसको सुनकर, देखकर या स्पर्श करके उसको हम रिसीव करते हैं। तो इंफॉर्मेशन को क्या करता है, मेमोरी एक ऐसी एक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है जो कि इंफॉर्मेशन को पहले रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद उसको स्टोर करता है, स्टोर करने के बाद उसको ऑर्गेनाइज करता है और ऑर्गेनाइज करने के बाद उसको रिकवर करता है। ठीक, तो ये 4 चीजें हो गई एक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम की, इंफॉर्मेशन को रिसीव करने की, स्टोर करने की, ऑर्गेनाइज करने की और बाद में उसको रिकवर करने की। इसके अलावा मेमोरी क्या है, ब्रेन की एक ऐसी फैकल्टी है जो कि इंफॉर्मेशन को एनकोड करती है, इसके अलावा स्टोर करती है
और स्टोर करने के बाद उसको रिट्रीव करने का काम करती है। ठीक है, तो मेमोरी क्या है? हमारे जो भी इवेंट्स के पूर्व अनुभव है, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं, उन एक्सपीरियंसेस को स्टोर करने की, रिकॉल करने की या फिर रिकॉग्नाइज करने की जो हमारी मेंटल कैपेसिटी है, उसी को मेमोरी कहते हैं। मेमोरी एक ऐसी एक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है जो कि इंफॉर्मेशंस को, सूचनाओं को रिसीव करता है, स्टोर करता है, स्टोर करने की ऑर्गेनाइज करता है, उसको रिकवर करता है। इसके अलावा मेमोरी क्या है? ब्रेन की एक ऐसी फैकल्टी है जो कि इंफॉर्मेशंस को इनकोड करती है, स्टोर करती है और इसके अलावा रिट्रीव करती है। ठीक, इसके अलावा समझ लेते हैं कि कितने टाइप की मेमोरी होती है। 3 टाइप की मेमोरीज होती हैं। एक है सेंसरी मेमोरी, दूसरा है शॉर्ट टर्म मेमोरी, एंड थर्ड वन इज लॉन्ग टर्म मेमोरी। जो सेंसरी मेमोरी है ये 1 सेकंड से भी कम के लिए रहती है। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो 1 मिनट से कम के लिए रहती है। और जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो लाइफ टाइम के लिए होती है। इसके अलावा जो सेंसरी है इसमें 3 स्टेजेस आती हैं। एक आइकॉनिक स्टेज आती है, दूसरी इकोइक स्टेज आती है और तीसरी हैप्टिक स्टेज आती है। ये सबसे पहली स्टेज होती है सेंसरी। इसमें क्या होता है? आइकॉनिक स्टेज में क्या होता है? ये है विजुअल इंपेयर, कोई किसी भी चीज को हम देख करके उस चीज की मेमोरी को अपने ब्रेन में लेकर के जाते हैं। इकोइक स्टेज में क्या होता है? ये ऑडिटरी इंपेयरमेंट होता है, ऑडिटरी होता है, जो कि ऑडिटरी इंपैक्ट होता है जिसमें कि हम सुनकर किसी भी चीज को अपने माइंड में स्टोर करते हैं। और हैप्टिक स्टेज क्या होती है? जिसमें हम किसी भी चीज को स्पर्श करके, छू करके किसी भी चीज को समझते हैं या फिर उसकी सूचना को अपने माइंड में लेकर के जाते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है ये 2 टाइप की होती है। एक होती है एक्सप्लिसिट मेमोरी और एक होती है इम्प्लिसिट मेमोरी। जो भी इंफॉर्मेशंस कॉन्शियस में रहती है उसको एक्सप्लिसिट मेमोरी कहते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन अनकॉन्शियस में रहती है उसको इम्प्लिसिट मेमोरी कहते हैं। एक्सप्लिसिट मेमोरी भी बाद में इसको एक्सप्लिसिट मेमोरी को डिक्लेरेटिव मेमोरी भी कहते हैं। डिक्लेरेटिव मेमोरी जिसमें कि कोई भी इवेंट्स वगैरह हैं या फिर जो फैक्ट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन से स्टोर रहती है डिक्लेरेटिव मेमोरी में। और ये प्रोसीजरल मेमोरी जिसमें कि जो स्किल्स होते हैं, जो भी हमारी स्किल्स होती हैं या फिर जो भी हम टास्क करते हैं, कोई भी काम करते हैं, लिखना, पढ़ना या रीडिंग करना, ये सारी चीजें प्रोसीजरल मेमोरी मतलब कि इम्प्लिसिट मेमोरी में आती है, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे अनकॉन्शियस माइंड में पहले से ही स्टोर रहती हैं। हमको पता है हमको कैसे लिखना है, बचपन से हम लिखते हैं, हमें पता है कैसे हमको रीडिंग करना है, हम बचपन से पढ़ते आए हैं। तो इस वजह से ये किस में आएगा? इम्प्लिसिट मेमोरी में आएगा, मतलब अनकॉन्शियस में आएगा या फिर प्रोसीजरल मेमोरी में आएगा। इसके अलावा जो एक्सप्लिसिट मेमोरी है इसी को वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। वर्किंग मेमोरी कहते हैं इसको। अलग अलग स्टेजेस होती हैं मेमोरी की। सबसे पहली स्टेज जो होती है उसको एनकोडिंग बोलते हैं। जो दूसरी स्टेज है उसको स्टोरेज बोलते हैं। एंड थर्ड वन इज रिट्रीवल या मतलब ESR। ये क्या है? स्टेजेस हैं मेमोरी की। E फॉर एनकोडिंग, मतलब सबसे पहले क्या होता है? किसी भी इंफॉर्मेशन को हम एनकोड करके, मतलब पहले कोडिंग करते हैं। सेंसरी मेमोरी से किसी भी इंफॉर्मेशन को हमने लिया, छूकर, देखकर या उसको स्पर्श करके,
उसके बाद उसको एनकोड करते हैं कि किस तरीके से उसको माइंड में स्टोर करना है। तो सबसे पहले उस इंफॉर्मेशन की एनकोडिंग होती है। एनकोडिंग होने के बाद उस इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। स्टोर करने के बाद जब उस इंफॉर्मेशन की हमको वापस से जरूरत पड़ती है तब उस इंफॉर्मेशन का रिट्रीवल किया जाता है, मतलब उसको वापस से रिट्रीव किया जाता है कि वो इंफॉर्मेशन क्या थी। ये हो गई स्टेजेस। इसके अलावा प्रोसेसेस होती हैं मेमोरी की। प्रोसेस क्या है मेमोरी की? सबसे पहले स्टिमुलस के थ्रू, मतलब कोई सुनने वाली चीज होगी या कोई देखने वाली चीज होगी या कोई स्पर्श करने वाली चीज होगी, ये सारी चीजें में किस में आएगी? स्टिमुलस में आएगी। तो किसी ना किसी स्टिमुलस के थ्रू सबसे पहले इंफॉर्मेशन जाएगी सेंसरी मेमोरी में, उसके बाद जाएगी शॉर्ट टर्म मेमोरी में, शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाने के बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी जहां ये लाइफ टाइम के लिए स्टोर हो जाएगी। ठीक? तो सबसे पहले एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। मेमोरी क्या है? किसी भी इवेंट्स के जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो भी पूर्व अनुभव होते हैं, उन अनुभवों को स्टोर करने की, रिकॉल करने की और रिकॉग्नाइज करने की जो हमारे माइंड की मेंटल कैपेसिटी है, उसी को मेमोरी कहा जाता है। मेमोरी क्या है? एक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है जो कि इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, रिसीव करने के अलावा स्टोर करता है, स्टोर करके उसको ऑर्गेनाइज करता है और ऑर्गेनाइज करने के बाद रिकवर करता है। प्रोसेसिंग ऐसे ही तो होगी, सबसे पहले इंफॉर्मेशन रिसीव होगी, पहला स्टेप। रिसीव होने के बाद वो एनकोड होकर के स्टोर होगी और स्टोर होने के बाद उसको व्यवस्थित किया जाएगा। व्यवस्थित करने के बाद जब उसकी जरूरत पड़ेगी तब उस लोकेशन पर जा करके कि जहां पे वो इंफॉर्मेशन स्टोर है, उस लोकेशन पर जा करके उस चीज को हम रिकवर करेंगे। तो ये चार चीजें हैं जो कि प्रोसेसिंग सिस्टम है मेमोरी का। इसके अलावा मेमोरी माइंड की या फिर ब्रेन की एक ऐसी फैकल्टी है जो कि इंफॉर्मेशन को एनकोड करती है। सबसे पहले एनकोड करने के बाद उसको स्टोर करती है, स्टोर करने के बाद उसको रिट्रीव करने का काम करती है। मेमोरी जो है वो तीन टाइप की होती है, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी क्या है? 1 सेकंड से भी कम के लिए रहती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है? 1 मिनट से कम के लिए रहती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है? जो कि पूरी लाइफ टाइम तक हमारे माइंड में स्टोर रहती है। सेंसरी मेमोरी में 3 स्टेजेस आती हैं, आइकॉनिक स्टेज, इकोइक स्टेज, हैप्टिक स्टेज। आइकॉनिक स्टेज में क्या होता है? किसी भी चीज को देखकर, मतलब विजुअल इम्पैक्ट जब होता है किसी चीज का, मतलब किसी चीज को देखकर हम लोग अपने अंदर इंफॉर्मेशन लेकर के जाते हैं, तो वो आइकॉनिक स्टेज है। इकोइक स्टेज क्या होता है? इकोइक नाम से समझ में आ रहा है, इको मतलब साउंड से रिलेटेड है। तो जो इकोइक स्टेज है वो ऑडिटरी इम्पैक्ट है, मतलब किसी चीज को हम सुन करके इंफॉर्मेशन अपने अंदर लेकर के जाते हैं माइंड में। हैप्टिक स्टेज क्या होती है? इसमें टैक्टाइल, मतलब कि किसी भी चीज को स्पर्श करके हम उस चीज की इंफॉर्मेशन अपने माइंड में लेकर के जाते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी 2 टाइप की होती है, एक एक्सप्लिसिट मेमोरी जिसको कॉन्शियस कहा जाता है, मतलब कि ये हमारी जो भी कॉन्शियसनेस में जो मेमोरी होती है वो एक्सप्लिसिट मेमोरी में आती है, इसको वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। इम्प्लिसिट मेमोरी जो भी अनकॉन्शियस में हमारी मेमोरीज होती है वो इम्प्लिसिट मेमोरी में आता है। एक्सप्लिसिट मेमोरी को डिक्लेरेटिव मेमोरी कहा जाता है, जो भी इवेंट्स हैं या जो भी फैक्ट्स हैं वो सारे इसी में आएंगे डिक्लेरेटिव मेमोरी में। जो भी स्किल्स हैं हमारे या फिर जो भी टास्क हम करते हैं वो सारी प्रोसीजरल मेमोरी में आएगी। ये हो गए हमारे टाइप्स। टाइप्स के बाद स्टेजेस होती हैं मेमोरी की, जिसमें 3 स्टेजेस होती हैं। पहली होती है एनकोडिंग की, सबसे पहले इंफॉर्मेशन को एनकोड करके करते हैं। एनकोड करने के बाद एनकोडिंग का काम कहाँ से शुरू होता है? पहले सेंसरी मेमोरी में किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन मिलेगी हमको, सुनी हुई, देखी हुई या स्पर्श की हुई है, उसको माइंड क्या करेगा? एनकोड करके अपने पास अपने लैंग्वेज में स्टोर करेगा। तो एनकोडिंग हुई सबसे पहले, बाद में स्टोरेज हुआ, स्टोरेज होने के बाद उसका रिट्रीवल हुआ जब हमको जरूरत पड़े तब। तो ये क्या हो गया? स्टेज हो गई, मतलब ESR। इसके अलावा प्रोसेस कैसा होता है? सबसे पहले स्टिमुलस, मतलब कहीं ना कहीं से इस चीज की इंफॉर्मेशन लेना, फिर सेंसरी में जाती है, सेंसरी में जाने के बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाने के बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है, मतलब SSL। ये है प्रोसेस मेमोरी का। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन था हमारा इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोसीजर ऑफ राइडिंग अ बाइक, ठीक है, बाइक चलाना, फोल्डिंग लॉन्ड्री एंड एक्सपीरियंस ऑफ, किसी भी कपड़े को फोल्ड वगैरह करना हो, तय करना हो कपड़ों को, तो कपड़ा तय करने की जो प्रक्रिया है। और तीसरा कि एक्सपीरियंस ऑफ क्लाइंबिंग अ ट्री एज अ 7 years ओल्ड, 7 साल में चढ़ना, पेड़ पर चढ़ने की जो एक्सपीरियंस है, ये सारी चीजें किस जगह पे स्टोर होंगी। तो बाइक चलाना, एक बार अगर बाइक चलानी सीख ली तो फिर वो हमारे अनकॉन्शियस में चली जाती है और हम कभी भी बाइक चला सकते हैं। हमारी कॉन्शियस में भी रहता है, अनकॉन्शियस में भी, लॉन्ग टर्म में दोनों ही आता है। फोल्डिंग, ये भी अनकॉन्शियस में ही रहता है। और तो ये तीनों इंफॉर्मेशन किस चीज में आ जाएगी, शॉर्ट में आएगी या लॉन्ग में आएगी, सेंसरी मेमोरी में आएगी, ये आएगी हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में, मतलब कि दीर्घ अवधि स्मृति में आएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रंस एरर इज नॉट करेक्ट, मतलब कि इनमें से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों को समझने के लिए सही नहीं है। पहला है, अगर बच्चे गलती करते हैं तो इट हेल्प्स इन असाइनिंग ग्रेड्स एंड पोजीशंस टू देयर स्टूडेंट्स इन क्लास, मतलब कि ये कक्षा में छात्रों के ग्रेड और उनके पद निर्धारित करने में मदद करेगा, पहला ऑप्शन। दूसरा है, इट मेक्स द टीचर अवेयर ऑफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रन, मतलब शिक्षक को छात्रों की अवधारणात्मक समझ से अवगत कराता है। मतलब अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है तो टीचर उस गलती को देखेगा तो समझ जाएगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जो कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग से दूर है, मतलब कि बच्चों की जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उस चीज को लेकर के वो सही नहीं है। तो मतलब ये उनको अवेयर कराता है टीचर को कि बच्चे की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग उस चीज को लेकर के कितनी है। तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। बिल्कुल, बच्चों की गलती क्या करेगा, टीचर को इस चीज के लिए अवेयर करेगा। थर्ड है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स इज मीनिंगफुल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एज नेचुरल पार्ट ऑफ लर्निंग। ये अर्थ वाला है, मतलब जो बच्चे अगर गलती कर रहे हैं तो ये क्या है, सार्थक है। क्यों? क्योंकि ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक नेचुरल पार्ट होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि की समझ सार्थक है क्योंकि ये अधिगम प्रक्रिया का सहज हिस्सा है। तो 2 और 3 सही हुआ। इट गिव्स इंसाइट इनटू चिल्ड्रंस थिंकिंग, बच्चों की सोच में ये क्या करता है, अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। मतलब अगर बच्चे गलती कर रहे हैं उनको बता दिया जाए तो ये क्या करेगा, उनमें स्टोर हो जाके हाँ ये चीज ऐसे नहीं करनी है, तो वो उस कॉन्सेप्ट को और ज्यादा उनमें क्लियरेंस आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, उनको बच्चों को अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। मतलब कि तीनों ही राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ये हो जाएगा राइट ऑप्शन फर्स्ट, ये सही नहीं है। बच्चों के ग्रेड्स या पोजीशंस के लिए बच्चों की एरर इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। शिक्षक को छात्रों की अवधारणात्मक समझ से अवगत कराएगी जो बच्चों की त्रुटियां होंगी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि की समझ सार्थक है। क्यों सार्थक है? क्योंकि ये अधिगम प्रक्रिया का सहज हिस्सा है। फोर्थ है, बच्चों की सोच में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ये 3 रीजन ऐसे हैं जो कि बच्चों की त्रुटियों में हेल्प करते हैं। और ये फर्स्ट वन इज नॉट करेक्ट, दैट इज राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 27 है which type of motivation is associated with activities that are enjoyable or satisfying in themselves, किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप में आनंददायक व संतोषजनक है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन या ट्रेट मोटिवेशन या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन या फिर स्टेट मोटिवेशन। तो ऐसी कोई भी चीज अगर हम किसी चीज को एंजॉय करके कर रहे हैं या फिर उस चीज को करने में हमको सेटिस्फैक्शन हो रहा है तो वो क्या हो गया, इंट्रिंसिक मोटिवेशन में आएगा, आंतरिक अभिप्रेरणा में आएगा। इंट्रिंसिक मोटिवेशन को पॉजिटिव मोटिवेशन भी कहा जाता है, पॉजिटिव मोटिवेशन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे अगर किसी चीज को आंतरिक अभिप्रेरणा से अभिप्रेरित होकर के करते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन से मोटिवेट होकर के करते हैं, तो चाहे वो एजुकेशनल चीजें हो चाहे नॉन एजुकेशनल चीजें हो, उन चीजों को वो पूरे इंटरेस्ट से करते हैं। तो इस वजह से इसको पॉजिटिव मोटिवेशन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है टीचर्स एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हर स्टूडेंट्स, शिक्षिका की अपने विद्यार्थियों से अपेक्षाएं, हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन देयर लर्निंग, ये उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगी। क्या चीज? जो शिक्षिका की बच्चों से एक्सपेक्टेशंस होंगी वो। शुड नॉट को रिलेटेड विद द, गलत है। जो भी बच्चों की मतलब टीचर की एक्सपेक्टेशन है स्टूडेंट से वो डायरेक्टली उनको प्रभावित करेगा बच्चों को। डू नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द स्टूडेंट्स, ये भी नहीं। आर अ सोल डिटरमिनेंट ऑफ द चिल्ड्रंस लर्निंग, मतलब बच्चों के अधिगम के लिए एकमात्र निर्धारक है, बिल्कुल नहीं।
बहुत सारे तरीके होते हैं, तो ये केवल सोल डिटर्मिनेंट नहीं है, मतलब एकमात्र निर्धारक नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, दैट इज टीचर्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हर स्टूडेंट्स हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन देयर लर्निंग, वो उनके सीखने में सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 29, अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम कैन बी क्रिएटेड बाय। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम किस तरीके से क्रिएट की जा सकती है? बाय प्रोवाइडिंग टाइमली फीडबैक टू द लर्नर्स अबाउट देयर परफॉर्मेंस, मतलब कि शिक्षार्थियों के उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर। हाँ, अगर बच्चों को टाइमली उनके परफॉर्मेंस के बारे में फीडबैक दे दिया जाए तो वो समझ पाएंगे कि उनको कहाँ कैसे क्या इम्प्रूवमेंट करना है, या फिर उन चीजों को रिमीडियल टीचिंग दे करके इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम के लिए जरूरी है कि उनकी परफॉर्मेंस के लिए उनको टाइमली फीडबैक दिया जाए। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, डिस्करेजिंग क्वेश्चंस, गलत। ये सारे जितने डिस्करेजिंग टाइप, बच्चों को डिस्करेज करना, पैसिव होकर के बच्चों का काम करना, ये सारी चीजें चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में बिल्कुल ही नहीं होती हैं। इस वजह से ऐसा कोई भी ऑप्शन हो तो ये सारे नेग्लेक्ट कर दें। ऑप्शन नंबर 3 है प्रोवाइडिंग फ्रीक्वेंट टेस्ट एंड कीपिंग लर्नर्स इन अ इंटरमिटेंट स्टेट ऑफ फियर, डर वर की बात है, ये भी ऑप्शन गलत ही है। प्रमोटिंग कंपटीशन, कंपटीशन की बात है, ये भी गलत है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, दैट इज प्रोवाइडिंग टाइमली फीडबैक टू द लर्नर्स अबाउट देयर परफॉर्मेंस, मतलब कि बच्चों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर के हम बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कर सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस, मतलब कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो क्या प्रस्तावित करती है? रिडक्शन इन कंटेंट ऑफ स्कूल करिकुलम, रिडक्शन इन कंटेंट ऑफ स्कूल करिकुलम मतलब विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती। हाँ, ये राइट ऑप्शन है, क्योंकि बच्चों की अगर जो भी उनका करिकुलम है, कंटेंट है, उसमें अगर रिडक्शन कर दिया जाए कंटेंट का, तो बच्चे वही पढ़ेंगे जो उनको पढ़ना है। तो ये राइट ऑप्शन है। इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्कूल करिकुलम, विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलेपन में वृद्धि, ये भी सही है। एम्फेसाइज ऑन रोट लर्निंग, गलत है। एम्फेसाइज ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, हाँ, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर देती है, मतलब कि विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देती है। तो फर्स्ट सही है, सेकंड सही है एंड फोर्थ सही है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 30 तक, सेकंड प्रीवियस ईयर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थर्ड प्रीवियस ईयर के साथ। थैंक यू।